बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उनमें आज हम पहुंच आए हैं सेक्शन 193 पे। तो सेक्शन 193 जो है वो है प्रोसिक्यूशन फॉर फेलियर टू मेंटेन द रिकॉर्ड। अब प्रोसिक्यूशन क्या है? प्रोसिक्यूशन आपको पता है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं किसी के खिलाफ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट ऑफ क्रिमिनल्स में काम बात चलता है उसकी बात हो रही है। तो ऐसे पर्सन्स जिन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, वो जो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। तो ये जो सेक्शंस पढ़ रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि एक बिजनेसमैन रिस्पेक्टेबल पर्सन है और उसके साथ अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो जाए, चंद टके बचाने के लिए वो उसको जेल जाना पड़े तो वो बड़ी बुरी बात है और उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अपने टैक्स रिटर्न्स या अपने कोई भी रिकॉर्ड्स है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि एफबीआर के पास बहुत इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप कोई वाइट कॉलर या बिजनेसमैन जो है वो खुदा न खास्ता ऐसी किसी छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से उसको बिहाइंड द बार जाना पड़ेगा तो उसके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता, जो कि लॉ ने कहा है, ऑर्डिनेंस कह रहा है कि आपने ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है और वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या प्रोसिक्यूशंस होंगी। तो अ पर्सन हु फेल्स टू मेंटेन अ रिकॉर्ड एज रिक्वायर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस shall commit an offense punishable on the conviction with कि जो रिकॉर्ड मेंटेन करना था अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता तो उसको ये सज़ाएं दी जाएंगी। कौन सी? वेयर द फेलियर वाज डेलिब्रेट, जानते बूझते हुए जिसने करा। ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़, एक तो 50,000 रुपीज़ का फ़ाइन है उसकी तो चलो खैर है, लेकिन दूसरी बात है आर इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर आर बोथ, या फिर 2 साल तक उसको सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है, या ये दोनों भी हो सकते हैं। तो ये दूसरी जो है सिचुएशन वो बड़ी क्रिटिकल है, तो इसलिए मैं आपको ये पहले शुरू में बता रहा था। अगर क्लास बी की बात करें, इन एनी अदर केस आ फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़, या दूसरे किसी केस में 50,000 रुपीज़ से फ़ाइन ज़्यादा नहीं होगा। सब सेक्शन है सेक्शन है 194 प्रोसिक्यूशन फॉर इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल टैक्स नंबर और सर्टिफिकेट। कोई नेशनल एनटीएन किसी का सर्टिफिकेट जो है उसका कोई इम्प्रॉपर यूज़ करता है, गलत इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए क्या सज़ा है ये बता रहा है कि ए पर्सन हु नोइंगली और रेकलेसली, यानी कि जहाँ तो जानते बूझते हुए या लापरवाही से भी करेगा। देन यूजेस अ फॉल्स नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट, कि किसी का गलत सर्टिफिकेट एनटीएन जो है वो गलत इस्तेमाल करता है, इंक्लूडिंग द नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट ऑफ एन अदर पर्सन, या किसी दूसरे का करता है, अपना काम करवाने के लिए, अपना शो करने के लिए दूसरे का नेट दे देता है एनटीएन ऑन अ रिटर्न आर अदर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब टू यूज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, किसी रिटर्न में या कोई और डॉक्यूमेंट जो लॉ ने बताया है वो इस्तेमाल हो रहा है। शेल कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद द फाइन, तो उसने एक ऐसी गलती की है, ऐसा जुर्म किया है जिसकी सज़ा है नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़, के उसको 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है, आर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, या 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये आप ज़हन में रखें कि कोई किसी का एनटीएन या कोई गलत एनटीएन इस्तेमाल करता है अपनी रिटर्न में और फिर वो जानते बूझते हुए या लापरवाही, कहते हैं ना कि लापरवाही हो गई, तो वो भी वर्ड यूज़ हुआ है कि लापरवाही से भी करता है, तो देन भी उसको जो है इसका जुर्माना होगा 50,000 तक, और या फिर 2 साल तक कैद होगी, या दोनों फिर बोथ हो सकते हैं। सेक्शन है 195 प्रोसिक्यूशन फॉर मेकिंग अ फॉल्स आर मिसलीडिंग स्टेटमेंट। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी कोई बात नहीं, उसको जाके जो मर्ज़ी कह देना, ये गलत बता देना, फलां कर देना तो आपकी जान छूट जाएगी। नहीं भाई, ये नहीं होगी। अगर आप मिसलीड किसी को करते हैं, गलत स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर भी आपके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। वो
मैं नहीं कह रहा, सेक्शन 195 कह रहा है, ए पर्सन हु मेक्स अ स्टेटमेंट टू एन इनकम टैक्स अथॉरिटी दैट इज़ फॉल्स आर मिसलीडिंग इन द मटीरियल पार्टिकुलर्स, के इनकम टैक्स अथॉरिटी को आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो गलत हैं और वो उसमें कोई पार्टिकुलर्स उसके गलत हैं, या ओमिट from the statement to made an income tax authority any matter or things without which the statement is misleading or मटेरियल पार्टिकुलर्स के, या फिर वो स्टेटमेंट ऐसी है कि जिसमें आप कोई चीज़ ओमिट कर देते हैं, बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो मिसलीड करेगी और वो गलत हो जाएगी। तो इस तरह शेल कमिट एन ऑफेंस, तो उसने एक जुर्म सरजद किया, पनिशेबल ऑन द कन्विक्शन, तो जिसकी सज़ा जो है वो उसको क्रिमिनल सज़ा मिलेगी। क्या मिलेगी? वेयर द स्टेटमेंट आर ओमिशन वाज मेड नोइंगली और रेकलेसली विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट इन टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर और बोथ, कि उसको फ़ाइन भी होगा या इम्प्रिजनमेंट होगी या दोनों होंगे, तो 2 साल तक की सज़ा इसमें हो सकती है। इन एनी अदर केस विद द फाइन, या कोई दूसरा केस होगा तो उसको फ़ाइन होगा। सबसेक्शन 2 है, ए पर्सन शैल नॉट कमिट एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 if the person did not know and could not reasonably be expected to know that statement to which the prosecution relate was false or misleading। अगर ऐसा होता है कि वो जो स्टेटमेंट दी गई है वो पर्सन वाकई उसको नहीं जानता था और जहाँ उसका प्रूफ नहीं हुआ कि वो उसको जानता था, तो फिर वो उसने गलती नहीं की, उसको सज़ा नहीं होगी। इसी तरह सबसेक्शन 3 है, एंट्री नंबर सीरियल नंबर 10 इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल इन सबसेक्शन 182 में हमने पढ़ा है सज़ाओं के मतलब कि कौन सा ऑफेंस है और उसकी क्या जुर्म है और उसकी क्या सज़ा है, वो भी इसमें अप्लाई होगी। डिटर्मिन वेदर द पर्सन हैज़ मेड अ स्टेटमेंट टू एन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, अगर उस सज़ा में अगर हम उस का जो पढ़ा है वो भी मिस स्टेटमेंट में आती है। सेक्शन है 195, प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन कंप्लायंस विद द नोटिस अंडर सेक्शन 116A, के 116A का नोटिस अगर किसी को जाता है, जो आई थिंक विद होल्डिंग स्टेटमेंट वेल्थ स्टेटमेंट का है, कि वो नोटिस किसी को जाता है और वो उसको कंप्लाइंस नहीं करता, तो उसको भी क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत उसके सज़ा मिल सकती है। एनी पर्सन हो विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज फेल टू कंप्लाई विद द नोटिस under subsection 2 of section 116A shall commit an offence punishable or the conviction with the imprisonment up to 1 year or with the fine of 50,000 or both, यानी कि उसको जहाँ तो सज़ा होगी 1 साल तक या 50,000 तक जुर्माना होगा या दोनों होंगे, अगर वो वेल्थ स्टेटमेंट के रिलेटेड उसको नोटिस गया है और उसने नोटिस की कार्रवाई नहीं की। सेक्शन है 195B, प्रोसिक्यूशन फॉर एनेबलिंग ऑफशोर टैक्स एविजन, के ऑफशोर जो अपनी चीज़ किसी और के नाम पे है, जो शो नहीं की हुई, किसी ऑफशोर कंपनी बनाई हुई है, पीछे आपने ऑफशोर का बहुत जिक्र सुना था, उसमें ये बातें आ रही थी, तो उसमें अगर कोई ऑफशोर में करता है, एनेबलिंग में करता है, तो उसका क्या होगा? एनी एनेबलर्स हु एनेबल्स गाइड आर एडवाइज एनी पर्सन to design, arrange or manage a transaction or declaration in such a manner which result in offshore tax evasion, जिसमें टैक्स evasion होगी offshore, shall commit an offence punishable on the conviction with the imprisonment for term not exceeding 7 year। तो उसको imprisonment कितनी है? 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, और द फाइन अप टू 5 मिलियन और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं अगर ऑफशोर में किसी पर्सन का कोई इस तरह से किसी के लिए डिज़ाइन करता है, एनेबल करता है। सेक्शन है 196, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इनकम टैक्स अथॉरिटी, के इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है उसके लिए कोई मुश्किलात पेश करता है, वो अपना काम करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, स्टॉक टेकिंग करने के लिए, विज़िट के लिए आपके प्रीमिसेस पे आए टैक्स पेयर के, और प्रीमिसेस में आपने मुश्किल पेश कर दी, उनके लिए ताले लगा दिए, उनको अपना काम नहीं करने दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अ पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट एन इनकम टैक्स अथॉरिटी इन डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन अंडर दिस ऑर्डिनेंस, कि इस ऑर्डिनेंस के तहत वो कोई फंक्शन करना चाह रहा था जिसको आपने नहीं करने दिया, शैल कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल ऑन द कन्विक्शन विद फाइन आर इम्प्रिजनमेंट द टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो उसको भी फ़ाइन भी होगा और कैद भी हो सकती है, जो कि 1 साल तक रह जाएगी।
सेक्शन है 197 जिसमें प्रोसिक्यूशन है फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट अटैचमेंट, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है किसी रिकवरी के चक्कर में, कहाँ को इस चक्कर में अटैच कर ली गई कि वो उसने रिकवरी नहीं कर रहा था तो एफबीआर की अथॉरिटीज़ ने अटैच कर ली, या उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करने से या अटैच करने से कोई रोकता है, मुश्किल क्रिएट करता है, तो उसके लिए भी सज़ाएं हैं। और वो क्या हैं? वेयर द ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी आर अ पर्सन एक्टिंग ऑन ओनर बिहाफ, यानी कि या तो ओनर है या उसकी बिहाफ पे कर रहा है, आर क्लेमिंग अंडर द ओनर सेल मॉर्गेज चार्ज लीज आर अदरवाइज डील विद द प्रॉपर्टी आफ्टर द रिसीट्स ऑफ द नोटिस फ्राम द कमिश्नर with the view to preventing the commissioner from attaching it shall commit an offence punishable to conviction with the fine up to 100,000 rupees, 1,00,000 रुपया, आर इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, के जब कमिश्नर ने उसको नोटिस दे दिया अटैचमेंट का या उसको दे दिया उसके करने का कि उससे रोके, और लेकिन उसके बावजूद वो उसको बेच देता है, तो फिर क्या होगा कि उसको 1,00,000 रुपया जुर्माना या कैद की सज़ा हो सकती है। सेक्शन है 198 प्रोसिक्यूशन फॉर अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक सर्वेंट। हाँ, कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो ऑथोराइज नहीं है और अनऑथोराइजली डिस्क्लोज कर देता है इंफॉर्मेशन किसी की, तो उसके लिए क्या सज़ा है? तो ये है a person who disclose any particular in contravention of subsection 1b of section 107। कंट्रावेंशन किसकी करता है? सेक्शन 107 की और 1b की, और सेक्शन 216 की। shall commit an offence punishable on the conviction with the fine of not less than 500,000, तो उसको फाइन होगा 2,00,000 रुपये, 500,000, 5,00,000 रुपये से कम नहीं होगा, और इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, या 1 साल की उसको सज़ा होगी अगर कोई किसी की इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट जो है वो डिस्क्लोज़ करता है। ये बाज़ औक़ात किसी के वो एफबीआर वाले ऑफिसर्स को कह रहे होते हैं कि फ़लाँ की इंफॉर्मेशन दे दें, हमें फ़लाँ का डाटा दे दें, तो वो ये देख लें कि उसमें 5,00,000 तक का जुर्माना और सज़ा भी हो सकती है, और ये एफबीआर के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी है, और जो उनसे अनड्यू फेवर मांगते हैं उनके लिए भी है, को उसकी रिस्क पे लग सकती है जॉब। सेक्शन है 199 प्रोसिक्यूशन फॉर अबेटमेंट वेयर अ पर्सन नोइंगली और विलफुली एड्स अबेट्स असिस्ट इंसिस्ट और इंड्यूस्ड एन अदर पर्सन टू कमिट एन फ्रॉड, कि ऐसी जगह जहाँ कोई किसी को मशवरा देता है, किसी को एडवाइज़ करता है, किसी को इंसिस्ट करता है, किसी को मजबूर करता है कि आप कोई ऑफेंस कमिट करें, कोई जुर्म करें अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के तहत द फर्स्ट मेंशन पर्सन शैल कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल टू कन्विक्शन विद द फाइन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर आर बोथ। तो जो बंदा किसी को इस चीज़ पे मजबूर कर रहा है कि वो इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई फ्रॉड करे, इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई जुर्म करे, इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई गलत काम करे, जो इसको मजबूर कर रहा है उस बंदे को 3 साल की सज़ा और फ़ाइन हो सकता है। लें जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की हमारी 2nd सेंचुरी अब कंप्लीट होने लगी है सेक्शंस की। अब हम पहुंच आए हैं सेक्शन 200 पे, और हमारी 2nd सेंचुरी जो है वो कंप्लीट होने वाली है। तो इसमें है जी, है बड़ा ख़तरनाक ऑफेंस फॉर कंप्लाइंस एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, के जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो अगर कोई जुर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? वेयर एन ऑफेंस अंडर द पार्ट इन कमिटेड बाय द कंपनी एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वाज कमिटेड वाज, कि कोई कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई करता है तो वो कौन कर रहा है, उसमें जिस पर्सन में उसमें जो उसका प्रिंसिपल होगा, पार्टनर होगा, मेन काम करने वाला है, वो क्लासेस में बताया गया है। क्लास ए में है द प्रिंसिपल ऑफिसर, ए डायरेक्टर जनरल, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी और अदर सिमिलर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, के कोई उसका प्रिंसिपल ऑफिसर है, डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, कंपनी सेक्रेटरी है, या कोई ऐसी रेंज का जो कोई कंपनी का ऑफिसर है, या क्लास बी में है एक्टिंग और
प्रॉपर्टी टू एक्ट दैट कैपेसिटी, कि इस कैपेसिटी में वो काम कर रहा है, shall be notwithstanding anything contained in any other law guilty of the offence and all the provision of this ordinance shall apply accordingly। तो वो गिल्टी होगा और ये सारे जो इस ऑर्डिनेंस के तहत गलत काम होगा, कोई जुर्म होगा, वो इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। वेयर एन ऑफेंस अंडर पार्ट इज कमिटेड बाय द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यहाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ये हो रहा है एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड वाज अ मेंबर of the association shall be notwithstanding anything contained in other law guilty of the offence and the provision of the ordinance shall apply accordingly। तो जो उसका पार्टनर होगा, अगर हम बाकी लॉ को मद्देनज़र रखते हुए, तो इस लॉ के तहत वो इसका गिल्टी होगा, वो इसका जो ऑफेंस या जुर्म में शामिल होगा। सब सेक्शन 3 है, सेक्शन 1 and 2 shall not apply to the person, जहाँ सेक्शन 1 और 2 जो है वो कहाँ नहीं अप्लाई होंगे। The offence was committed without the person's consent or knowledgeable, कि जिस पर्सन को इसमें कंसेंट नहीं ली गई या उसके नॉलेज में नहीं है। और दूसरा ये है पर्सन हैज़ एक्सपीरियंस और diligence to prevent the commissions of the offence and ought to have been exercised having regarding the nature of the person's function and at all the circumstances, कि उसके नेचर में नहीं शामिल था, उसके काम के स्कोप में ये नहीं शामिल था, तो जो ऐसा करता है तो उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन है 201 इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग विदाउट प्रेजुडिस टू अदर एक्शंस notwithstanding anything contained in any other law time being in force, a prosecution for the offence against this ordinance may be institute की जाएंगी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर लाइबिलिटी इनक्योर्ड बाय एनी पर्सन अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो इस जो होगा लॉ के तहत किसी भी इख्तलाफ के बगैर उसके ख़िलाफ़ जो है प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट कर दी जाएंगी, शुरू कर दी जाएंगी। अब सेक्शन है 202 पावर टू कंपाउंड ऑफेंस, के जो ऑफेंसेस हैं उनको इकट्ठा करने की जो पावर है वो क्या है। नॉटविथस्टैंडिंग एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वेयर एनी पर्सन हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस द चीफ कमिश्नर में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड आइदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग कंपाउंड सच ऑफेंस सब्जेक्ट to the payment of tax due along with the default surcharge penalty and determined under the provision of this ordinance, कि अगर कोई ऐसा जुर्म कर रहा है तो कमिश्नर बोर्ड की अप्रूवल के साथ उसको कंपाउंड भी कर सकता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और सिविल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इकट्ठी चलाई जा सकती हैं, कि उसके साथ जो टैक्स की पेमेंट ड्यू है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पेनल्टीज़ जो हैं वो भी इस प्रोविज़न के तहत ली जा सकती हैं, तो इसमें हम कर सकते हैं। सेक्शन है हमारा 203 ट्रायल बाय द स्पेशल जज। स्पेशल जज का हमने काफ़ी पढ़ा सेल्स टैक्स एक्ट में, कि जब किसी के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होती है और वो उसके ख़िलाफ़ ट्रायल होता है और उसके जब आप गिरफ़्तार करते हैं तो विदिन 24 आवर उसको पेश करना होता है और फिर स्पेशल जज उसको मे भी बेल दे सकता है, या अगर बेल नहीं हुई तो उसमें आपके पास वो होगा रिमांड पे, तो आपने किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें उसमें आती थी। तो इसमें क्या है लॉ में, ये हम पढ़ते हैं द फेडरल गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गज़ट अपॉइंट एज मैनी स्पेशल जज एज इट मे बी कंसिडर नेसेसरी एंड वेयर द अपॉइंटमेंट मोर दैन वन स्पेशल जज इट शैल स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन द टेरिटोरियल लिमिट विद इन विच द ईच ऑफ दैम शैल एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन। तो फेडरल गवर्नमेंट जितने चाहें उतने वो जजेस को अपॉइंट कर सकती हैं, लेकिन अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा एक इलाके में हैं तो उनकी जुरिस्डिक्शन मुतय्यन कर दी जाएगी कि ये जुरिस्डिक्शन जो है इसको देखेंगे। प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट डिक्लेयर दैट द स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 185 of the Customs Act 1961 shall have a jurisdiction to try offence under this ordinance। जैसे कि वो स्पेशल जज को हम मोस्टली कस्टम्स जज भी कहते हैं, जब हम एक्सरसाइज मोस्टली कर रहे होते हैं, उधर देख रहे होते हैं जी कस्टम्स जज की कोर्ट में जाना है, तो वो इसलिए कहते हैं कि वो अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 185 के तहत ऑफ द कस्टम्स ऑर्डिनेंस के तहत। तो वही जो है ना, ये इस ऑर्डिनेंस की भी प्रोसीडिंग्स वही जज करता है।
Subsection 1A है, special judge shall be a person who is or has been a session judge and shall be appointed have a jurisdiction tried exclusively on an offence punishable under the part or other than the offence referred in section 198। तो वो जो जज होता है वो बेसिकली सेशन जज लेवल का जज होता है, और जो हमने इस ऑर्डिनेंस में 198 की प्रोसिक्यूशंस की बात की वो सारी वो करता है। और सेक्शन 1B है, द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स 1898 एक्ट ऑफ द दिस एक्सपेक्टेड दोज द चैप्टर ऑफ दिस where shall apply to the proceedings of the court of special judge, and the purpose of the said provision of the court of special judge shall be deemed to be a court of sessions trying cases and persons conducting prosecution before the court of special judge shall be deemed to be the public prosecutor। तो इसमें जो स्पेशल जज जो है वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो करता है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1898 के तहत करता है, और इसमें भी ये कोर्ट में जो उसको सेशन जज के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं वो सारी प्रोसीडिंग्स इसमें स्पेशल जज भी करता है। ए स्पेशल जज शैल टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ हैविंग अ जुरिसडिक्शन ऑफ ट्राई द ऑफेंस ट्राइएबल अंडर द सेक्शन 1 अपॉन द कंप्लेंट ऑफ द रिटन एंड मेड बाय द कमिश्नर। तो वो जो रिटन कमिश्नर की कंप्लेंट के उस पे वो जो है इसकी ट्राई करता है और कार्रवाई शुरू करता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द ऑफेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ द इनकम विच हैज़ लिमिट resulted in non-payment of tax ₹100 and above in case of the filer, and the ₹25 million are above in case of a non-filer, the procedures provided in section 203 may be applicable। तो 203 में उसका सारा एप्लीकेबल है कि किस तरह कितने मिलियन तक जो अमाउंट होगी, 100 मिलियन आई थिंक इधर होगी फॉर फाइलर, एंड 25 मिलियन रुपीज़ 25 मिलियन फॉर द नॉन फाइलर इन केस होगी। तो उसमें ये एक लिमिट मुतय्यन कर दी गई है, उस लिमिट के तहत जो है उनका प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट होगी। सब सेक्शन 3 है, द फेडरल गवर्नमेंट बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट और ट्रांसफ़र एट एनी स्टेज द ट्रायल any case from the court of special judge to the court of another special judge or dispose whether it is appear to be the federal government that such transfer shall promote the end of justice and tend to the general convenience of the parties or witness। ये हमने सेल्स टैक्स में भी ये बात पढ़ी थी कि अगर एक स्पेशल जज से केस ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे स्पेशल जज में तो वो हो सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है कि वो उसमें विटनेस की कन्वीनियंस के लिए हो सकता है या पार्टी की सेटिस्फेक्शन के लिए हो सकता है। तो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में करने में कोई हर्ज नहीं है, वो ट्रांसफ़रेबल है। इसी तरह सब सेक्शन 4 है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस ट्रांसफ़र टू स्पेशल जज बाय वर्च्यू ऑफ सब सेक्शन 1 आर द अंडर सब सेक्शन 3 जो जैसे में हमने बात की कि वो ट्रांसफ़र होता है, सच judge shall not be reasonable of said transfer be bound to recall or record against the witness who has given evidence in case of before the transfer and may act on the evidence already recorded by the procedures before the court which tries to case before the transfer। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि ट्रांसफ़र हो गया केस, तो जिनसे विटनेसेस पहले ली जा चुकी हैं, जिनका विटनेस हो चुकी है, जो कार्रवाई पहले जज स्पेशल जज के पास हो चुकी है, ट्रांसफ़र के बाद अब दूसरे में उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहली कार्रवाई जो हैं उनको ही चलाया जाएगा और वही विटनेस मानी जाएगी। तो आज का जो हमारा सेक्शन था, आज का जो हमने सेक्शंस पढ़े, तो वो प्रोसिक्यूशन के रिलेटेड थे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड थे, और जिसमें एक वाइट कॉलर बिजनेसमैन को इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है उसके रिलेटेड थे। तो मैं समझता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब लोगों को इसको सुन के और इस पे अमल करने की ज़रूरत है कि आप किसी बड़ी नागहानी आफत से बच सकें। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो यहाँ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।